नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सीएम योगी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हवाई निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान स्टेटस रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन पेश की गई। एयरपोर्ट निर्माता कंपनी ज़ूरिक के सीईओ बैठक में शामिल रहे। सीईओ यमुना अथॉरिटी और YIAPL NIAL के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो जल्द आ सकती है जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख। सीएम योगी ने आज एयरपोर्ट पहुंचकर इसका निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान खास बैठक भी हुई जिसमें एयरपोर्ट निर्माता कंपनी के सीईओ ज़ूरिक से जुड़े थे और संबंधित अथॉरिटी के अधिकारी और सीईओज भी इस बैठक में मौजूद थे। हवाई सर्वेक्षण भी मुख्यमंत्री ने किया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जल्द उद्घाटन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाना है। कई तारीखें इससे पहले आ चुकी हैं, लेकिन अब इस निरीक्षण के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही कोई फाइनल तारीख आ सकती है। आज पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम योगी। शाम 5 बजे पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए करेंगे आमंत्रित, सूत्रों से खबर मिल रही है। राम मंदिर में ध्वज स्थापना के लिए भी आमंत्रित करेंगे। 25 नवंबर को राम मंदिर में ध्वज स्थापना होगी। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसी से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। राम मंदिर में ध्वज स्थापना के लिए भी आमंत्रित कर सकते हैं और जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए भी आमंत्रित किया जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं और देख सकते हैं ये सीएम का काफिला है जो कि उत्तर प्रदेश सदन दिल्ली में पहुंच चुका है। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री को 25 नवंबर को अयोध्या में होने वाले ध्वज स्थापना दिवस समारोह के लिए आमंत्रित करेंगे। साथ ही जेवर एयरपोर्ट का भी लोकार्पण होगा। इसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री को आमंत्रित करेंगे। और साथ ही जो 2047 तक का विजन तय किया गया है विकसित भारत, उसको लेकर उत्तर प्रदेश अपना क्या रोल निभा रहा है, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं जो कि अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगी, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश लगातार औद्योगिक निवेश का हब बन रहा है और तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि भारत की ग्रोथ इंजन में सहायक बन रहा है। इसको लेकर आज प्रधानमंत्री से सीएम योगी आदित्यनाथ विस्तृत चर्चा करेंगे और शाम को ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं आज सीएम योगी पीएम मोदी को अयोध्या आने के लिए भी आमंत्रण दे सकते हैं। 25 नवंबर को राम मंदिर पर ध्वज स्थापना होगी और जिसके लिए सीएम योगी प्रधानमंत्री को आमंत्रण दे सकते हैं। 25 नवंबर को अयोध्या में बीजेपी के कद्दावर नेताओं का जमावड़ा लगेगा। प्राण प्रतिष्ठा की तरह अयोध्या में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 4 दिनों तक चलने वाली लोक आस्था का त्योहार छठ पूजा आज से शुरू हो गई है। सीएम योगी ने वीडियो जारी करके छठ व्रती माताओं, बहनों और लोगों को मंगल कामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने भोजपुरी में लोगों को विश किया है और बाद में जय छठी मैया भी कहा है। नमस्कार। सूर्योपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ की आप सभी को हार्दिक बधाई। रउआ सब पर छठी मैया की कृपा बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखे वाली माता आ बहन लोगन के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। छठ महापर्व प्रकृति, श्रद्धा और अनुशासन का एक अनुपम संगम है। सूर्योपासना के माध्यम से यह हमें जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और संतुलन का संदेश देता है। यह पर्व केवल पूजा नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव है। छठी मैया की कृपा से सभी व्रती अपने संकल्प में सफल हों, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का जीवन पाएं और यह महान परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी सतत जारी रहे।
यही मेरी कामना है। जय छठी मैया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अखिलेश यादव को सनातन विरोधी बताया। अखिलेश यादव अपने आप को हिंदू ज़रूर कहते हैं, मगर वो सॉफ्ट हिंदुत्ववादी नज़रिए के आदमी हैं और बीजेपी जो है वो हॉट हिंदुत्ववादी नज़रिए के हामी है। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और मौके मौके पर सनातन धर्म के लोगों को अखिलेश यादव ने चोट भी पहुंचाई है। अभी 4 दिन पुरानी बात है, जब अयोध्या में और बनारस में दिए जलाए गए, लाखों की तादाद में चिराग रोशन किए गए, तो उन्होंने सनातन धर्म के लोगों की आस्था को चोट पहुंचाते हुए कहा कि ये दिए जलाए हैं, न जाने कितने इनसे घर जल जाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। बिहार चुनाव के बाद यूपी में बीजेपी संगठन में बदलाव के सवाल पर अनुराग भदौरिया ने कहा कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। जनता पार्टी ने जनता के साथ धोखा किया है। वो संगठन में क्या करें नहीं करें, इससे जनता को कोई मतलब नहीं है। जनता को चाहिए थी कि उनकी महंगाई कम होनी चाहिए थी, उनको रोजगार मिलना चाहिए था, उनको न्याय मिलना चाहिए था, मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, किसानों की इनकम बढ़नी चाहिए थी, एजुकेशन व्यवस्था अच्छी होनी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना था, जो उनको नहीं मिला। उनको दवा बिजली समय से नहीं मिली। इसलिए अब जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा वो सत्ता में नहीं लाएगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बिहार चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि एसपी बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन अखिलेश यादव प्रचार में जुटे हैं। आखिर वो क्या कर रहे हैं वो ही बता सकते हैं। कि तो कोई कैंडिडेट मुझे शायद लगता नहीं समाजवादी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है। अब आप लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हम एनडीए का हिस्सा है। हमारी पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है और पार्टी ने निर्धारित रूप से कार्यकर्ताओं के नाते अपने पदाधिकारियों को, वरिष्ठ लोगों को जिम्मेवारी दी है। उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, आदरणीय केशव जी तो वहाँ के चुनाव के सह प्रभारी हैं। और बड़ी खबर, लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी थाने में लोगों ने हंगामा किया है। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई है। पुलिस के एक युवक को थप्पड़ मारने के बाद से शुरू हुआ है बवाल। पुलिस ने लोगों की भीड़ को किया तितर-बितर। कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। ऋषभ मणि त्रिपाठी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, क्या मामला है पूरा और क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? देखिए, 4-5 दिन पहले एक सफाई कर्मी अरुण कुमार का शव गेस्ट हाउस के कमरे में मिला था। ये अरुण कुमार के ही परिजन है जो आरोप लगा रहे थे उसके एक सुपरवाइजर अमन और उसके एक मित्र विकास पर हत्या का। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या की पुष्टि नहीं हुई है और दम घुटने से मौत की बात सामने आई है। उसकी फॉरेंसिक जांच की करवाई जा रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। इस बीच जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था उनको थाने पर पूछताछ के लिए लाया गया, उसके बाद छोड़ दिया गया। इन लोगों को छोड़ने के विरोध में ही अरुण कुमार के परिजन थाने पर पहुंचे थे, जहां पर पुलिस से कहा सुनी हुई। इस बीच एक दरोगा ने एक युवक को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने थाने में जमकर हंगामा काटा है। जो पुलिसकर्मी हैं उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है, हाथापाई हुई है। पुलिस ने भी जमकर धक्का मुक्की की है, हाथापाई की है, खदेड़ा भी है थाने पर जो महिलाएं जीती थी, जो पुलिस घिरे हुए थे। फिलहाल हालात कंट्रोल में है। 4 थानों की फोर्स पहुंच गई है, मौके पर आला अधिकारी भी पहुंच गए हैं, लेकिन वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे दिख रहा है कि पुलिस का इकबाल किस तरह से राजधानी लखनऊ में कमजोर पड़ रहा है। पुलिस के ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो हत्यारोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते पूरा हंगामा, हाथापाई और धक्का मुक्की हुई है। जानकारी के लिए शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। और संभल से खबर है, जहां श्रद्धालुओं पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई। नैमिषारण्य तीर्थ प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। 24 कोसीय परिक्रमा के दौरान पुष्प वर्षा की गई। संभल में बहुप्रतीक्षित 24 कोसीय परिक्रमा शुरू हो गई है। हजारों श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे हैं। श्रद्धालु संभल के 87 देव तीर्थों की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा को लेकर लोगों में बहुत जोश है। वहीं प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए।
40 गांव से परिक्रमा यात्रा गुजरेगी। मान्यता है कि वंश गोपाल तीर्थ पर मन्नत मांगने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। मायावती 6 नवंबर से बिहार चुनाव में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। पार्टी का खास फोकस उन जिलों पर है जो यूपी से सटे हैं, ताकि कुछ सीटों पर जीत दर्ज की जा सके। वहीं बिहार चुनाव के लिए एसपी ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें अखिलेश यादव के बाद आजम खान का भी नाम है, जो जेल से बाहर आने के बाद पहली बार पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। बिहार में इस बार बीएसपी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। पार्टी का खास फोकस उन जिलों पर है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं। बीएसपी की कोशिश है कि इन इलाकों में मजबूत पकड़ बनाकर अपना खाता खोला जाए और कुछ सीटों पर जीत दर्ज की जाए। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आगामी 6 नवंबर से बिहार चुनाव में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस बार पार्टी का फोकस यूपी बॉर्डर से सटे जिलों पर है, जिसके लिए गोपालगंज, सिवान, कैमूर, बक्सर जैसे जिलों में संगठन को मजबूत करने और दलित वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इन सीटों पर जीत दर्ज की जा सके। बीजेपी का कहना है कि बिहार चुनाव में बीएसपी का खाता खुलना भी मुश्किल है। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है, अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत वहां चुनाव लड़ सकती है, लेकिन खाता खुलना वहां संभव इसलिए नहीं है कि बिहार की जनता ने भाजपा राजग को छोड़ के सबके खाते को क्लोज कर दिया है। वहीं एसपी और कांग्रेस का कहना है कि बीएसपी और मायावती ने अपने मिशन को बीजेपी के हाथों बेच दिया है। वहीं राजनीति के जानकार मानते हैं कि बेहतर नतीजों के लिए मायावती को बिहार चुनाव में पूरी ताकत झोंकनी होगी। और पिछले दिनों जो मायावती ने लखनऊ में तमाम सारे पदाधिकारियों से बात की, सम्मेलन किया, शक्ति प्रदर्शन किया, उससे उनके समर्थकों में और कैडर में एक उत्साह तो बढ़ा ही है कि भले ही मायावती और उनकी पार्टी सत्ता में ना हो, सीटें ना हो उनके पास, लेकिन अभी भी दम खम है और अगर सही लीडरशिप मिले तो पार्टी कुछ कर सकती है, तो कुछ कर सकती है। बिहार चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सपा वरिष्ठ नेता आजम खान, सांसद राजीव राय, इकरा हसन, प्रिया सरोज समेत 20 लोगों के नाम शामिल हैं। ऐसे में बिहार चुनाव में यूपी की सियासत का जोरदार रंग देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा फैसला होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हजारों संपत्तियां अब भी बिना रजिस्ट्रेशन के हैं। वक्फ बोर्ड ने अब ऐसे लोगों को वक्फ माफिया घोषित कर कार्रवाई की तैयारी की है। प्रदेश में वक्फ बोर्ड की करीब 5400 संपत्तियां हैं, लेकिन उम्मीद पोर्टल पर अब तक सिर्फ 200 का ही पंजीकरण हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक सभी संपत्तियों का विवरण दर्ज करने का निर्देश दिया है। राज्य में 400 वक्फ कमेटियां और 2100 केयर टेकर हैं। फिर भी पंजीकरण की धीमी रफ्तार कई सवाल खड़े करती है। वक्फ बोर्ड अब ऐसे लोगों पर जुर्माना और जेल की कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। हालांकि वक्फ बोर्ड पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। जो वक्फ माफिया है, वक्फ इंक्रोचर है या वक्फ का बेनिफिशियरी है, जो अवैध तरीके से वक्फ की संपत्तियों को दबा के बैठा है, वो वक्फ को दर्ज नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ वक्फ बोर्ड सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए अब कमर कस चुका है। सरकार इनकी बोर्ड, इनका मुतवल्ली, इनके तो रजिस्टर कौन कराएगा, उसके लिए इनिशिएटिव बोर्ड को लेना है, बोर्ड के पदाधिकारियों को लेना है। बोर्ड के पदाधिकारी इस बारे में इनिशिएटिव लें और अपने मुतवल्लियों को लेटर्स इशू करें। मुतवल्ली उन लेटर इशूज होने के बाद अपनी प्रॉपर्टीज रजिस्टर कराएंगे। उत्तराखंड में कई वक्फ संपत्तियों पर आलीशान मकान और कारोबार खड़े हैं, लेकिन उनका ब्यौरा अब तक नहीं दिया गया। अब वक्फ बोर्ड की नजर उन पर है जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर संपत्ति पर कब्जा किया है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेराव किया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की पैरवी को लेकर नाराजगी। शिक्षा मंत्री से मिलने की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को रोककर गाड़ी में बिठाया और इको गार्डन भेजा।
अभ्यर्थियों का कहना है सुप्रीम कोर्ट में सरकार की लचर पैरवी की वजह से उन्हें अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बार फिर से भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों में गड़बड़ी को लेकर बड़ी कार्रवाई की। आयोग ने 315 विषय विशेषज्ञों को पैनल से बाहर कर दिया और आयोग ने विशेषज्ञों के खिलाफ बीते 3 साल में ये तीसरी बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले आयोग ने 30 जुलाई 2023 को 100 और 22 अगस्त 2022 को लगभग 80 विशेषज्ञों को पैनल से बाहर किया था, लेकिन इस बार की गई कार्रवाई सबसे बड़ी मानी जा रही है। पीसीएस 2024 और समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की भर्ती परीक्षाओं में गलत क्वेश्चंस को लेकर छात्रों ने काफी विरोध किया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 315 विषय विशेषज्ञों को पैनल से बाहर कर दिया है। दरअसल यह उस समीक्षा के बाद किया गया है जिनमें तमाम भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद खड़े हो जाते थे। अक्सर उसमें पूछे जाने वाले प्रश्न या उनके बहुविकल्पीय उत्तर गलत होते थे, जिसके चलते ये कार्रवाई करनी पड़ी है। इसके पहले भी 2023 में 100 विशेषज्ञों को पैनल से बाहर किया गया था और 2022 में 80 विषय विशेषज्ञों को पैनल से बाहर करने की आयोग ने कार्रवाई की थी। दरअसल हर बार समीक्षा की जाती है और समीक्षा के बाद इस तरह के निर्णय आयोग की ओर से लिए जाते हैं। खासतौर पर पीसीएस 2024 और आरओ 2023 की जो भर्तियां थी उनमें तमाम प्रश्नों को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। इस तरह से अभ्यर्थियों ने आयोग के समक्ष प्रदर्शन भी किया था और उसी के चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आयोग की ये मंशा है कि जो भी भर्तियां हों उनमें जो सवाल पूछे जाएं वो तर्कसंगत हों, इसके साथ साथ उसमें कोई त्रुटि ना हो। तो पारदर्शी ढंग से इस व्यवस्था को बनाने के लिए इस तरह की बड़ी कार्रवाई की गई है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। खबर प्रयागराज से है। संगम की धरती पर जनवरी 2026 में आयोजित होने वाले माघ मेले की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मेले में यात्रियों के लिए रेलवे भी तैयारी कर रहा है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने माघ मेले के लिए 150 अतिरिक्त रैक की डिमांड रेलवे बोर्ड से की है। माघ जनवरी 2026 से माघ मेला शुरू होगा और मेले का समापन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ होगा। इस बार संगम की धरती पर 44 दिनों तक माघ मेले का आयोजन चलेगा। तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं, जिसके लिए हम लोगों ने 150 रेक्स की डिमांड कर रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से रेलवे बोर्ड भी हम लोगों को पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तत्पर रहता है। तो हम लोग जो ट्रेन का संचालन की डिमांड है वो अपनी प्लेस कर दी है और इसी के अनुसार हम लोग मेला स्पेशल, जो माघ मेला स्पेशल ट्रेनें हैं उनका संचालन करेंगे। इसके साथ ही देखा होगा आपने, महाकुंभ के दौरान बहुत सारा होल्डिंग एरिया हो, क्राउड मैनेजमेंट की चीज़ें हों, यात्री सुविधा की चीज़ें हों, इनमें बहुत सारे अरेंजमेंट्स ऑलरेडी प्रयागराज और इसके जो आसपास के 9 स्टेशन हैं इन सभी में ऑलरेडी ये सारे अरेंजमेंट किए जा चुके हैं। उन सारी तैयारियों को फिर से रिव्यू किया जा रहा है। अगर राम मंदिर का ध्वजारोहण समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। राम जन्मभूमि परिसर में 23 से 25 नवंबर तक होने वाले ध्वजारोहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि समारोह को भव्य बनाने के लिए 10,000 से अधिक अतिथियों को आमंत्रित किया जा रहा है। 25 नवंबर को पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर 21 फीट ऊंचे ध्वज का ध्वजारोहण करेंगे और मंदिर निर्माण की पूर्णता की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री जी 25 नवंबर को आ रहे हैं और उनके कर कमलों से मंदिर की पूर्णता के साथ ध्वज का आरोहण होगा और एक प्रकार से जो उन्होंने एक सपना देखा था और प्राय वो कहा करते थे कि वह इतने समय 20 वर्ष तक अयोध्या नहीं आए, उसका कारण यह था कि उन्होंने यह मन बना लिया था कि जब तक निर्माण कार्य राम मंदिर का प्रारंभ नहीं होगा वो अयोध्या में कदम नहीं रखेंगे। तो उस सपने को साकार होते हुए प्रधानमंत्री जी 25 नवंबर को देखेंगे।
इस्लाम में महिलाओं के इस्तेमाल और शारीरिक शोषण के आरोपों पर मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम में महिलाओं को सबसे ऊंचा दर्जा है। ये सिर्फ बदनाम करने वाले आरोप हैं। ये सिर्फ बदनाम करने वाले आरोप मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कहा है कि इस्लाम में महिलाओं को सबसे ऊंचा दर्जा है। निदा खान पर बरेलवी ने पलटवार किया है। इस्लाम में महिलाओं को ऊंचा दर्जा है, ये कहा बरेलवी ने। इस्लाम ने जो मकाम औरतों को दिया वो मकाम कहीं और दूसरी जगह नहीं मिलेगा। बहुत पहले जब मुस्लिम शासन हुआ करता था तो महिलाएं कलीदी ओहदों पर हुआ करती थी। अगर कहीं किसी देश से जंग होती थी तो महिलाएं भी बराबर की शरीक होती थी। उलमा भी इसी बात को हमेशा अपने मजहबी मंचों से, मस्जिद के मिंबरों से इसी बात का ऐलान करते आए हैं और जो बात कही जा रही है ये सरासर निरा और महिलाओं को बदनाम करने। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।